नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम सामाजिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचना समाजशास्त्र की एक मूलभूत अवधारणा है जिससे रिलेटेड प्रश्न है वो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज इस क्लास में हम सामाजिक संरचना के अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं और इसके अवधारणाएं और सिद्धांत, मुख्य रूप से जो पार्सन्स का एगिल सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र में सबसे पहले सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। तो पहला प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। उसके बाद में दुर्खिम ने भी अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में भी सामाजिक संरचना को समझाने का प्रयास किया है। हम बहुत बार सुनते हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद। क्या सुनते हैं? संरचनात्मक प्रकार्यवाद। तो ये संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या है? तो इसका संरचना से गहरा संबंध है। तो पहले हम संरचना को समझेंगे, उसके बाद हम संरचनात्मक प्रकार्यवाद पर चर्चा करेंगे। तो पहली बार इसका प्रयोग है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है बनावट। संरचना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बनावट या ढांचा या स्ट्रक्चर। जैसे किसी भी चीज की अलग एक स्ट्रक्चर होती है। ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, उसकी एक अलग स्ट्रक्चर है। अगर हम बॉडी की बात करें तो मानव बॉडी की अलग स्ट्रक्चर है, पशुओं की अलग है, बंदरों की अलग है। प्रत्येक वस्तु की कोई ना कोई संरचना होती है, बनावट होती है। उस बनावट को ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं। तो संरचना में क्या होता है कि अलग अलग भाग होते हैं वो एक दूसरे से मिले होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग भाग होते हैं वो एक दूसरे से मिले होते हैं। विभिन्न भाग होते हैं वो क्या होते हैं? वो व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं। जैसे कि हम एक इमारत का उदाहरण लें तो इमारत की स्ट्रक्चर किससे बनती है? ईंटों से बनती है, चूने से बनती है, पत्थरों से बनती है, सीमेंट से बनती है। तो अगर ये पड़ा है सीधा तो वो क्या है? कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसकी। लेकिन जब मिस्त्री उसको एक करके एक ईंट लगाता है, बीच में सीमेंट लगाता है, ऊपर उसके छत लगाता है, तो एक इमारत की संरचना बनकर तैयार होती है। और प्रत्येक इमारत की संरचना होती है वो लगभग अलग अलग होती है। जैसे कि हम जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ मकानों की संरचना अलग होती है, मैदानी क्षेत्र में अलग होती है, जो समुद्र के किनारे होते हैं उनकी अलग होती है। तो इसी प्रकार से समाज की संरचना भी अलग अलग होती है। समाज के जो अलग अलग अंग हैं, एजेंसियां हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, समितियां हैं, इसके और बहुत सारे नातेदारी परिवार या कुछ भी जितने भी अंग हैं इसके, वो एक दूसरे व्यवस्थित क्रम में जब जुड़ते हैं तब समाज की संरचना है वो बनती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था कि संरचना शब्द की तुलना है वो मानव शरीर के साथ की थी। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना है वो मानव शरीर के साथ की थी। जैसे कि मानव शरीर में अलग अलग अंग है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, ये सब अलग अलग अंग है और एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए हैं और एक साथ कार्य करते हैं। तो ये क्या होगी? मानव शरीर की संरचना होगी। इसी प्रकार से समाज के भी अलग अलग अंग है, धार्मिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, वो सब मिलकर एक साथ कार्य करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो सामाजिक संरचना की परिभाषा क्या होगी कि समाज की विभिन्न इकाइयां या अंग जब व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित क्रमबद्धता उनमें आ जाती है, तो उसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वस्तु की संरचना होती है। हम मकान का उदाहरण ले चुके हैं कि ईंट, सीमेंट और चूना जब एक व्यवस्थित क्रम में लगते हैं। शरीर का उदाहरण भी हम ले चुके हैं। तो इस प्रकार से अन्य जो संरचना होती है उसी प्रकार से समाज की भी संरचना होती है। और ये जो अवधारणा है सामाजिक संरचना की, ये जीव शास्त्र से, बायोलॉजी से, जूलॉजी से किस में आई है? समाजशास्त्र के अंतर्गत आई है। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। जहां स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना शरीर के साथ की है, वहीं मर्टन इसका विरोध करते हैं। मर्टन कहते हैं कि सामाजिक संरचना की तुलना है वो शरीर के साथ नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात लें तो सामाजिक संरचना की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ हम कुल 5 जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है उन पर चर्चा करेंगे। तो सामाजिक संरचना का अर्थ समझ में आ गया, स्ट्रक्चर का अर्थ समझ में आ गया। जब आगे और बढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होता जाएगा।
अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो SF नाडेल ने परिभाषा दी है कि सामाजिक संरचना अनेक अंगों की, अनेक इकाइयों की एक क्रमबद्धता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? अनेक अंगों की या इकाइयों की क्रमबद्धता को दर्शाती है। तो ये इनकी छोटी सी परिभाषा है। तो संरचना क्या होती है? स्थायी होती है। क्या होती है? स्थायी होती है संरचना। यानी संरचना हमेशा वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जिसके इकाइयां हैं, संरचना की जो इकाइयां हैं वो परिवर्तनशील है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि किसने कहा कि सामाजिक संरचना स्थायी होती है, तो नाडेल का आपको आंसर देना है। तो संरचना स्थायी होती है, लेकिन इसके जो अंग होते हैं, इसकी जो इकाइयां होती है वो क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। जैसे कि परिवार की बात करें तो परिवार तो संस्था रहेगी, स्थायी है, लेकिन इसके जो परिवार का निर्माण करने वाले अंग है वो बदलते रहते हैं। दूसरी परिभाषा है पार्सन्स की, जो कई बार पूछी जा चुकी है। पार्सन्स ने परिभाषित किया है कि सामाजिक संरचना परस्पर निर्भर करती संस्थाओं, एजेंसियां एवं प्रतिमानों का योग है और साथ में ही प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों यानी परिस्थितियों और कार्यों यानी भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता है। तो इसमें पार्सन्स में क्या है? संस्थाओं, एजेंसियों और प्रतिमानों का जिक्र जरूर आता है। ये इसके कीवर्ड्स हैं। ब्राउन की बात करें तो ब्राउन क्या कहते हैं कि सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं। ब्राउन क्या मानते हैं कि अनेक इकाइयां, समूह, संस्थाएं, एजेंसियां, संस्थाएं, ये सब अंग है, लेकिन मनुष्य भी अंग है। मनुष्य भी सामाजिक संरचना का अंग है। स्वयं संरचना या संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता है। व्यक्तियों की बार बार बात कर रहे हैं। ब्राउन है वो किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी आगे प्रश्न बनता है, क्या सामाजिक संरचना है वो मूर्त है या अमूर्त है? यानी सामाजिक संरचना को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता। तो हम संस्थाओं को नहीं देख सकते, सामाजिक संबंधों को नहीं देख सकते, तो इस हिसाब से तो क्या है? सामाजिक संरचना अमूर्त है। लेकिन जब ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य है, तो मनुष्य को तो हम देख सकते हैं, यानी सामाजिक संरचना क्या है? मूर्त है। तो ब्राउन ने सामाजिक संरचना को मूर्त माना है, बाकी सबने क्या माना है? अमूर्त माना है। दूसरा है कार्ल मैकहिम की परिभाषा है कि सामाजिक संरचना सामाजिक शक्तियों एवं परिस्थितियों का जाल है। छोटी सी परिभाषा है कि सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक शक्तियों का जाल है या फिर सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। जॉनसन ने क्या कहा कि संरचना का निर्माण विभिन्न अंगों के अपेक्षाकृत स्थायी संबंधों से होता है। अपेक्षाकृत स्थायी संबंधों से होता है। तो बहुत सारे अंग होते हैं जो स्थायी होते हैं। अगर अस्थायी होंगे तो सामाजिक संरचना का निर्माण नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारे अंग है, अगर ये हाथ, पैर, मुंह सब अलग अलग होते, अस्थायी रूप से जुड़े होते, तो क्या एक मानव शरीर की संरचना उभर कर आती? कभी नहीं आती। कुछ दिन में बनती, कुछ दिन में भंग हो जाती। तो जॉनसन क्या कहते हैं कि अपेक्षाकृत स्थायी संबंधों से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो ये 5 परिभाषाएं हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम विशेषताओं की बात करें तो सामाजिक संरचना क्या होती है? अमूर्त होती है, सामाजिक संबंधों से निर्मित होती है, जिनको हम देख नहीं सकते। लेकिन मैंने ब्राउन का बताया, और ब्राउन के साथ साथ नाडेल ने भी सामाजिक संरचना को मूर्त माना है। दूसरी विशेषता कि ये सामाजिक समूह है, संस्थाओं, संगठनों आदि से मिलकर बनती है। ये सब क्या है? सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं। सामाजिक संरचना से बाह्य स्वरूप का ज्ञान होता है, यानी सामाजिक ढांचे का ज्ञान होता है। अब बॉडी स्ट्रक्चर है तो बॉडी स्ट्रक्चर यानी शरीर की बनावट को हम बाहरी रूप से देख सकते हैं। अब अंदर क्या चल रहा है इसको हम बाहर से नहीं देख सकते। तो जो अंदर की बात आती है तो उसको हम सामाजिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। जैसे कि हम मैरिज प्लेस में जाते हैं, मैरिज प्लेस के अंदर अलग अलग स्टॉल्स लगी होती है। क्या होती है? स्टॉल्स लगी होती है। पहले किसी और चीज की स्टॉल्स होती है, बाद में अलग अलग स्टॉल लगी होती है। तो ये क्या है? मैरिज प्लेस की एक स्ट्रक्चर है जो यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ जाती है, और ये एक दूसरे से नियमित रूप से एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि पहले नमकीन आएगा फिर कुछ और आ जाएगा फिर कुछ हो जाएगा। एक व्यवस्थित क्रम में होती है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या है? बाहरी दिखाती है। अब वहां पर व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था कैसी है वो स्ट्रक्चर से पता नहीं चलेगा।
व्यवस्था हो सकती है कि वहां वेटर ना हो, तो सारी व्यवस्था है वो भंग हो जाती है। तो सामाजिक संरचना से बाह्य स्वरूप का तो ज्ञान होता है, लेकिन आंतरिक सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता है। सामाजिक संरचना परिवर्तनशील होती है और गतिशीलता होती है, यानी जो सामाजिक संरचना के अंग होते हैं वो निरंतर बदलते रहते हैं। प्रत्येक समाज की एक अलग संरचना होती है, प्रत्येक समाज की एक अलग संरचना होती है, और इसी प्रकार से प्रत्येक इकाई की एक अलग संरचना होती है। जैसे कि मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर क्या है, मानव शरीर की अलग संरचना है, लेकिन इसका एक इकाई क्या हो गई, हाथ इसकी एक इकाई हो गई। तो इस इकाई की भी एक अलग स्ट्रक्चर है। सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों का स्थान होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। सामाजिक इकाइयों की प्रत्येक संरचना की जो इकाइयां हैं उनका स्थान क्या है, निश्चित है। जैसे कि मानव शरीर है, अब जितने भी अंग है उनका स्थान तो निश्चित है। ऐसे तो है नहीं कि हाथ की जगह पैर लग जाएंगे और पैर की जगह हाथ लग जाएंगे। सामाजिक संरचना इनकी इकाइयों की एकीकृत व्यवस्था है, यानी विभिन्न जो इकाइयां हैं उनकी एकीकृत व्यवस्था है। अब साथ में एक शब्द और आता है, चलो वो अभी चर्चा करें, प्रकार्य का। किसका, प्रकार्य का। तो अब हम अवधारणा की बात करें तो अगला शब्द है वो है हमारा प्रकार्य। प्रकार्य का क्या अर्थ होता है, सामाजिक संरचना है और प्रत्येक सामाजिक संरचना की जो इकाई है उसका कोई ना कोई योगदान होता है, उसका कोई ना कोई कार्य होता है। जैसे शरीर की संरचना है तो हाथ का एक अलग कार्य है, ना। तो इस कार्य के, इसकी जो भूमिका है इसे ही हम क्या कहते हैं, हम इसे प्रकार्य कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो ये है कि सामाजिक संरचना के वे तत्व जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं। सामाजिक संरचना के वे तत्व है, वे इकाइयां जो सामाजिक संरचना को बनाए रखने में योगदान देती है, तो वो क्या होते हैं, उसके प्रकार्य होते हैं। प्रकार्य है उसको कई अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ एक अर्थ होता है परिणाम। क्या होता है, परिणाम क्या होता है। जैसे कि हम मानव शरीर की संरचना और पशुओं की संरचना में अंतर करें तो शरीर की जो संरचना है पशुओं की वो अलग है और मानव की अलग है, प्रकार्य भी अलग हैं। जैसे कि मानव शरीर के जो आगे के हाथ हैं उनके प्रकार्य क्या है, वो प्रकार्य है काम करने के, अलग अलग कार्य करते हैं हाथ है जो। और जो पशुओं की संरचना में उनके भी तो दो आगे के पैर हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। तो उनके प्रकार्य क्या है, अलग है, उनके प्रकार्य अलग होते हैं। तो प्रकार्य का अर्थ होता है कि परिणाम क्या देते हैं, वो जो योगदान देते हैं उनको बोलते हैं प्रकार्य। मर्टन ने क्या है, इन प्रकार्यों को दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया है, दो भागों में, प्रकट या गोचर, प्रकट प्रकार्य या गोचर प्रकार्य। अब क्या होता है, कोई भी काम करते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि कोरोना वैक्सीन आई, वो सबने लगवाई, तो इसका प्रत्यक्ष प्रकार्य क्या था, जो हमें दिखाई दे रहा था कि इससे लोगों को कोरोना नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों के क्या फायदा हुआ कि उनके हाथ और पैर जो दर्द कर रहे थे सालों से, जो कोरोना की वैक्सीन लगाने की वजह से क्या हो गया, उनके हाथ पैर काम करने, जो दर्द करते थे वो दर्द करना बंद हो गया। तो ये क्या है, कोरोना वैक्सीन का प्रकट प्रकार्य क्या हो गया, कोरोना की रोकथाम करना। तो जो वांछित होते हैं, जो हम चाहते हैं और जो हमें ज्ञात होते हैं। दूसरे होते हैं अप्रकट प्रकार्य या अगोचर प्रकार्य, जो दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या होते हैं, अवांछित होते हैं। अवांछित का मतलब हम उसको चाहते नहीं है फिर भी वो हमें मिल जाते हैं। जैसे मैंने कोरोना वैक्सीन की बात की तो हाथ पैर दर्द कर रहे थे वो बंद हो गए, तो ये कोरोना वैक्सीन का क्या हो गया, अवांछित या अप्रकट प्रकार्य हो गया, और ये हमें अभिज्ञात होते हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो कई बार हम कुछ भला कार्य करने की सोचते हैं तो वो तो हमारा प्रकट प्रकार्य होता है, लेकिन उससे किसी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अप्रकट प्रकार्य। तो इसको बोल सकते हैं प्रत्यक्ष प्रकार्य और अप्रत्यक्ष प्रकार्य भी बोल सकते हैं। तो ये परिभाषा है दोनों की, मर्टन ने दी है। परिभाषा थोड़ी सी घुमा फिरा के पूछी जा सकती है, लेकिन अर्थ आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी संरचना है, ये प्रकार्य हो गए, ये हो गए अप्रकार्य। ये दोनों अवधारणाएं हैं जो मर्टन ने दी है। किसने दी है, मर्टन ने दी है। तो मैंने कहा था ना कि स्पेंसर ने कहा था कि मानव शरीर की तुलना के साथ सामाजिक संरचना के साथ की जा सकती है, लेकिन मर्टन ने उसका विरोध किया। मर्टन ने कहा कि मानव शरीर के सारे अंग है वो क्या करते हैं, शरीर में सहयोग करते हैं, लेकिन सामाजिक संरचना के सारे जो अंग है या जो इकाइयां है वो सहयोग नहीं करती है, वो कई बार उसको नुकसान भी
पहुंचाती है, तो उसको उन्होंने कहा है अप्रकार्य। यानी वे सामाजिक संरचना के वे तत्व है जो सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करते हैं, उनको क्या कहा है? अप्रकार्य कहा है। जैसे कि अपराध है, अपराध क्या है? सामाजिक संरचना को कमजोर करता है, तो अपराध क्या हो गया? अप्रकार्य हो गया, ये दुष्प्रकार्य हो गया। इसी प्रकार से हेरियम जॉनसन ने सामाजिक संरचना को दो सत्रों पर विभाजित किया, एक संरचनात्मक उप प्रणाली और दूसरा प्रकार्यात्मक उप प्रणाली। संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक, जिसको हम बोलते हैं ना संरचनात्मक प्रकार्यवाद, तो वो इसी की बात कर रहे हैं। वो पहले संरचनात्मक की बात कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग अंग है, तो ये क्या हो गया? जैसे ये अलग अलग इकाइयां हैं, ये सब मिलकर क्या बनाती है? स्ट्रक्चर बनाती है, संरचना बनाती है। अब इनका क्या योगदान है? इनका योगदान क्या है? ये क्या कार्य करते हैं? ये क्या कार्य करते हैं? इन कार्यों को बोलते हैं प्रकार्यवाद। क्या बोलते हैं? प्रकार्यवाद। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने भी संरचना के दो प्रकार बताए हैं। एक अधोसंरचना, जिसका जिक्र हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कार्ल मार्क्स वाले में। अधोसंरचना इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी संरचना। क्या बोलते हैं? बुनियादी संरचना, नींव जो होती है उसकी वो बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो आर्थिक उत्पादन के साधन है वो क्या है? अधोसंरचना है। और दूसरी इन्होंने बताई है अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर। जो धर्म होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, नैतिकता होती है, ये सब क्या है? सुपर स्ट्रक्चर के अंग होते हैं। अब हम बात करते हैं पार्सन्स के एगिल मॉडल की। किसकी? एगिल मॉडल की, AGIL मॉडल की। तो ये सिद्धांत इन्होंने दिया था द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक में। इन्होंने सामाजिक मूल्य के आधार पर, किसके आधार पर? सामाजिक मूल्य के आधार पर सामाजिक संरचना की पूर्णता के लिए 4 पूर्व आवश्यकताएं बताइए। क्या बताइए? 4 पूर्व आवश्यकताएं। किसी भी सामाजिक संरचना के लिए 4 आवश्यकताएं हैं। अगर वो 4 आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तब तो वो सामाजिक संरचना कायम रहेगी। अगर वो इन प्रकारों को, पूर्व आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाती है तो वो फिर क्या है? सामाजिक संरचना भंग हो जाती है। तो एगिल का मतलब होता है AG यानी ए का अनुकूलन, जी का गोल निर्धारण, गोल, फिर I का हो गया एकीकरण इंटीग्रेशन, और L का हो गया लेटेंसी यानी प्रतिमान रक्षण। तो ये 4 बातें हैं। पहला है अनुकूलन। पहला इन्होंने क्या बताया? अनुकूलन बताया है। कोई भी सामाजिक संरचना होगी, कोई भी मानव समाज होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना पड़ेगा। एक आर्थिक व्यवस्था अपनानी पड़ेगी ताकि वो जिंदा रह सके। अगर वो पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं करेगा तो वो सामाजिक संरचना जिंदा नहीं रह पाएगी। और इतिहास के अंदर ऐसा बहुत बार हुआ है, जो पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो पहली आवश्यकता क्या है सामाजिक संरचना की? किसी भी सामाजिक संरचना की? अनुकूलन। 2 क्या है? लक्ष्य निर्धारण। जब वो अनुकूलन कर लेती है, कुछ स्थायित्व उसमें आ जाता है सामाजिक संरचना का, तब क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों के आधार पे उसे कुछ लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं। क्या होते हैं? लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं ताकि व्यवस्था है वो बनी रहे। अगर लक्ष्य निर्धारण नहीं करेंगे, बगैर गोल के, बगैर लक्ष्य के कोई भी सामाजिक संरचना किस दिशा में जाएगी तो इसका पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं है। तो सामाजिक संरचना को जिंदा रखने के लिए क्या है? लक्ष्य निर्धारण है वो जरूरी है। वो सामाजिक व्यवस्था के जो उपलब्ध होते हैं, जैसे कि भारतीय सामाजिक संरचना की बात करें तो लक्ष्य क्या हो जाता है? मोक्ष प्राप्ति। और कैसे होगी? उन्होंने एक रास्ता बता रखा है। उसी प्रकार से लक्ष्य निर्धारण दूसरा है। तीसरा है एकीकरण। तो जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो समाज की अलग अलग इकाइयां हैं, आर्थिक इकाइयां हैं, राजनीतिक इकाइयां हैं, धार्मिक इकाइयां हैं, इन सब को एकीकरण करना जरूरी है। तो एकीकरण का कार्य कौन करता है? धर्म करता है। धर्म समाज में एकीकरण लाने का प्रयास करता है। कानून, नैतिकता, ये सब सामाजिक संरचना में एकीकरण के कार्य करते हैं। और चौथा है प्रतिमान रक्षण। क्या है? प्रतिमान रक्षण यानी जो व्यवस्था बनाई रखी है, जो व्यवस्था स्थापित कर ली है उसको बनाए रखना, उसके प्रतिमान है जो उसको रक्षा करना। तो परिवार है, समाजीकरण है, विवाह है, ये सब मिलकर जो व्यवस्था होती है, सामाजिक संरचना होती है, उसको बनाए
रखते हैं। समाजीकरण से जो नए सदस्य आते हैं सामाजिक संरचना में, उनका क्या होता है, वो उनको सिखा दिया जाता है और वो पुरानी जो व्यवस्था है, सामाजिक संरचना है, उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना के प्रकार या स्वरूप के बारे में। तो पार्सन्स ने 4 प्रकार की सामाजिक संरचनाओं की बात की है, 4 प्रकार के स्वरूपों की बात की है। पहला है सार्वभौमिक अर्जित प्रकार की सामाजिक संरचना जो कि औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। तो सार्वभौमिक अर्जित में आ जाते हैं सामाजिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लोकतंत्र, ये सब सामाजिक मूल्य होते हैं जो प्राप्त करने होते हैं। तो अमेरिका समाज है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। दूसरा है सार्वभौमिक परदत्त। तो सार्वभौमिक तो है लेकिन परदत्त हैं, जैसे कि ये सौ जाति केंद्रवाद पे आधारित होता है, नर जाति केंद्रवाद पर आधारित होता है। तो इसमें क्या होता है कि अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानकर अपने मूल्यों को दूसरों पर स्थापित करने का प्रयास है वो किया जाता है। तो नाजी जर्मनी था वो इसका प्रमुख उदाहरण है। इन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए यहूदियों पर अत्याचार किए। तो ये कभी कभी इतिहास के अंदर उभर कर आते हैं। नंबर 3 विशिष्ट अर्जित। चीन और भारत में इस प्रकार की सामाजिक संरचना है। तो ये जन्म और नातेदारी संबंधों पर अत्यधिक बल देते हैं। चौथा है विशिष्ट परदत्त जो परंपरागत समर्थक होते हैं, परंपराओं द्वारा समाज को निर्देशित करना चाहता है, वो है स्पेन। वो क्या है? स्पेन। कई बार है वो भारत को भी विशिष्ट परदत्त के अंदर शामिल किया जाता है, क्योंकि भारत में भी जो परदत्त भूमिकाएं हैं उनकी स्थिति है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं लेवी-स्ट्रास की। वैसे लेवी-स्ट्रास ने संरचनावाद का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? लेवी-स्ट्रास ने संरचनावाद का। लेकिन संरचना शब्द से 2-3 इनके वाक्य हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सामाजिक संरचना को मानसिक सह प्रत्यय किसने माना? सामाजिक संरचना को मानसिक प्रत्यय किसने माना? लेवी स्ट्रॉस ने माना था। लेवी स्ट्रॉस ने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी में यह उदाहरण दी थी और कहा था कि सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो शायद आपको थोड़ा समझ में नहीं आए कि आनुभविक वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है किस प्रकार की भाषा है। तो इनमें हम कभी अलग से चर्चा करेंगे, संरचनावाद और लेवी स्ट्रास पे। अब हम बात करते हैं प्रमुख प्रश्नों पर कि कौन कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। पहला है कि संरचना है वो किस भाषा का शब्द है? तो संरचना लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक रेडक्लिफ ब्राउन की है, जिन्होंने अंडमान द्वीप समूह की निवासियों की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 3 है कि पार्सन्स के प्रकार्यवाद को किस प्रकार्यवाद से जाना जाता है? तो पार्सन्स के प्रकार्यवाद को हम संरचनात्मक प्रकार्यवाद के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि मर्टन के प्रकार्य को किस नाम से जानते हैं? तो मर्टन के प्रकार्यवाद को हम व्यवस्थित प्रकार्यवाद के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 5 मूर्त सामाजिक संरचना एवं संरचनात्मक स्वरूप में अंतर किसने किया? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने किया। प्रश्न नंबर 6 है किसने कहा कि किसने प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा प्रस्तुत की? तो मर्टन ने की। व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग किसने माना? ब्राउन ने। किसने सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया? और साथ ही कहा कि सामाजिक संरचना सामाजिक अभियांत्रिकी एवं क्रिया की अविरल धारा है। अब ये 2-3 पुस्तकें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये पुस्तक नाडेल की है। थोड़ा ध्यान से देखना, इनको नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन अलग अलग है। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नाडेल, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर मर्टन, सोशल स्ट्रक्चर जॉर्ज मर्डोक। प्रश्न नंबर 12 वास्तविक संरचना एवं सामाजिक संरचना में भेद किसने किया? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने। प्रश्न नंबर 13 क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ कमियां रह गई है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। आपने इतने प्रेम से सुना,
इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।